मेरा नंबर आया। तो मेरा पढ़ाई करने के पीछे प्रेम जी वास्तव में रीजन ये था कि मैं शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर था उस समय। तो प्रातः कालीन जब माता जी कहते थे कि चलो काम करो, खेती बाड़ी में काम करना पड़ता था, मैं किताब लेकर के बैठ जाता। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। तो उस समय पापा जी थोड़े शिक्षा के महत्व को समझते थे। समझते पापा जी यूं समझते थे कि पापा जी स्कूल के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे, और जब वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे तो स्कूल में प्रिंसिपल शिक्षक वगैरह उनके बेटे जो सफल हो रहे थे उनको वो देखते थे। देखते वो आकर घर पे कहते थे कि उसका बेटा आज ये बना ये बना ये बना, बेटा आप कभी बनोगे क्या? मैं देखो इस स्कूल में चपरासी हूँ, तो चपरासी का बेटा भी कभी बने, मेरे ऐसे सपने हैं। तो मैं कोशिश करता था। मैंने कहा पापा मैं पढ़ूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा। 2007 के अंदर मैंने पहला आरएस मेंस लिखा था। अच्छा। फिर उस समय एक मार्केट के अंदर अपन का है या समाज के अंदर ये मैसेज चला गया था कि ये बच्चा जो है वास्तव में पढ़ने वाला है। जनरली अगर देखें तो एक सामाजिक दबाव भी बन गया कि अब आपको कुछ साबित करके बताना है। लेकिन प्रेम जी इसके पीछे एक बड़ी दिक्कत ये महसूस हो रही थी कि पीछे पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पैसा कुछ भी नहीं था। आज आपने कहा कि आज जो प्रेम सिंह बैठा, ये प्रेम सिंह है क्या? मैंने 12वीं पास करने के बाद में घर से कभी पैसे नहीं लिए। अब इस लाइन को वापस सही कर रहा हूँ, नहीं लिए मतलब पैसे थे ही नहीं। थे ही नहीं। लूं और कहां आप से? दबाव भी नहीं देना चाहते, देना भी नहीं चाहता। मुझे घर वालों पता है पर बोझ बोर्ड नहीं के बनना एक चाहते। बार 500 रुपए लेने थे, तब पापा जी ने कहा था कि बेटा मेरे पास में नहीं है। वो तिथि चली जाती तो माता जी वो निम्बोली लेकर के गए थे, तो पारस मल जी जय ने उनको दी थी कि मेरे बेटे के लिए 500 रुपए ये माँ बाप का व्यवस्था कर्ज कर। नहीं चुका सकता कोई। बहुत इतना है, मतलब वो बातें अगर मैं करने बैठ जाऊं तो आंखों में आंसू आ जाए। बड़ी बड़ी वो मार्मिक वो बात कही आपने। वो है ना, उन्होंने उस समय निम्बोली देकर के मेरे 500 रुपए मुझे दिए थे। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। आजकल हर विद्यार्थी इस बात के लिए टेंशन में रहता है कि मुझे घर वाले पैसे नहीं दे रहे, मेरा बाप पैसा नहीं देता है, मेरा भाई पैसा नहीं देता है, मेरी माँ पैसे नहीं देती, मैं कैसे पढ़ूं? मैंने उनको कहा कि आप स्वयं कर सकते हो। एक बार मुझे मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा भगवान ने यदि तुझे दो हाथ दिए ना तो इस कौशल को, इसका उपयोग कर। मान सम्मान तो ऐसा है प्रेम जी, कर्मों का है। कर्मों का है। यदि ये आपके बात भी। कर्म अच्छे हैं तो हम्म, मान सम्मान है, हम्म, कर्म अच्छे नहीं है तो मान सम्मान के अभी जूते भी पड़ते हैं। ये मान सम्मान कर्मों का है। हाँ, वैसे भाई तो के एक जोधी साहब का एक और उदाहरण देना चाहूंगा, हाँ। जिन्होंने इनोलो से चुनाव लड़ा था, उमेदवार उम्मीद है राम जी। राम जी ने बीएड का खर्चा मेरा दिया। क्या बात करते हैं। मेरे को बाड़मेर से लेकर के बीएड करने के लिए वहां से गाड़ी से छोड़ के आए। आज आप देखो कितना जातिवाद हो चुका है। एक जाट ने मेरे को बीएड का खर्चा देकर के पढ़ाया। ये संपर्क कैसे हुआ उम्मीद है ये राम जी? संपर्क ऐसे हुआ कि मैं जहां पर गौड़ ब्राह्मण के दिनेश जी गौड़ के मकान में रह रहा था, जोधपुर की बात कर। जोधपुर नहीं बाड़मेर में, यहाँ बाड़मेर में। बाड़मेर आ गया मैं यहाँ पर। नहीं, बाड़मेर में पहले जब कॉलेज कर रहा था तब की बात बताऊं, यहाँ हाँ। रहता था, तब से उनका लगातार मेरे पारिवारिक रिलेशन है। आज उनके हर कार्य में हम सब जाते हैं, हमारा परिवार जाता है और वो भी आते हैं। बहुत अच्छे मेरे रिलेशन है। जोधपुर के अंदर भी उनके छोटे भाई दाऊराम जी ने भी काफी मेरी हेल्प की थी। तब मैं यहाँ था तो मैं पढ़ाई छोड़ने का विचार कर चुका था। मैंने कहा अब मैं बीएड के पैसे नहीं, मैं पढ़ाई कहाँ से करूं? नंबर आ गया। उस समय प्री बीएड में नंबर आना बहुत बड़ी बात थी। ये किस सन की बात है? ये सन 2006 की। हाँ, बड़ा मुश्किल काम। तीन बाद में साढ़े प्राइवेट तीन कॉलेज साढ़े खुली तीन तो चार सीटें बढ़ी। सीटें बढ़ी। उस समय बड़ा मुश्किल काम था। मुश्किल काम था। बिल्कुल। मैंने ऐसे कह दिया मेरे पास में पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि प्रेम पैसे मैं दूंगा। उनके पास में एक गाड़ी थी और मुझे गाड़ी से वहां सरदार सर चूरू छोड़ने चले थे उम्मीदवार राम जी, और मुझे पैसे भेजते थे कि ये ले प्रेम पैसे। आज भी जब कभी बाजार में मिलते हैं तो मुझे कहते हैं प्रेम बड़ा आदमी बन गया तू। हाँ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं बड़ा आदमी नहीं बनाऊं। शायद आपको याद हो तो उस समय खेमा बाबा की जब जागरण थी, उस समय उमेद जी वहां पर उपस्थित थे, उस पूरे कार्यक्रम के अंदर वहां उपस्थित थे। अभी अयन लगे आपके यहाँ की जागरण बात कर रहे हो? हाँ हाँ, उस समय मैं मौजूद था। उम्मीद राम जी पूरे कार्यक्रम थे। पूरे कार्यक्रम उपस्थित। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हर परिवार के कार्यक्रम उपस्थित रहते, छोटे बड़े। आज भी कोई काम पड़ते तो आज भी मैं उनसे सलाह लेता हूँ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा था ना कि भारत देश के अंदर महात्मा गांधी ऐसे दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा जब चलता था, पूरा देश उमड़ पड़ता था, आने वाली पीढ़ियां ऐसा कभी विश्वास भी नहीं करेगी। तो आजकल क्या ये लाठी वाला ये लाठी वाले के पीछे आज आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बच्चे तो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। मुश्किल। जो बच्चा अपने बाप का कहना नहीं मानता है, विश्वास करेगा कि महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश उमड़ पड़ता था? कभी नहीं करेगा। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। यदि एक शिक्षक है, एक हाथ शिक्षक का पकड़ो, एक हाथ में किताब पकड़ो, सफलता की मैं गारंटी देता हूं। आप ना, इस खेत के अंदर वृक्ष नहीं है,
जिस घर में बाप का छाया नहीं है, आप सोचो उस घर की हालत कैसी। वो केवल उनको ही एहसास होता है जिनके बाप का छाया नहीं है। नहीं है, ये उनको एहसास होता है जिनको वृक्ष की छाया मिल नहीं रही है ना, ये धूप छतरी ना, है, बाप छतरी है बिल्कुल छतरी। औलाद के लिए। सूर्य की किरणें और बाप की गर्मी, ये हमेशा सहन करो, आप आगे बढ़ो। ये और जो लोग ये सहन नहीं कर रहे हैं वे टूट रहे हैं। सूर्य की गर्मी जो सहन नहीं कर रहे उनकी हड्डियां टूट रही है। जो बाप की गर्मी सहन नहीं कर रहा है उसका जीवन टूट रहा है, भविष्य निर्माण उसका नहीं होगा। भविष्य टूट रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ियां टूट रही है और वो बर्बाद हो रहा है। अब क्यों हो रहे हैं? अब तो ये तो उनकी संगत और वो उनका रहन सहन तय करता है। इनका मतलब ये है कि आपको क्लास में बैठना, जिसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। टच बिल्कुल सीधे आप बोले। बिल्कुल, आपको बैठना है, आप क्लास में प्रश्न पूछ सकते हो। सजीव जिसको बोलते हैं टीचिंग, फिजिकली प्रेजेंस है। बिल्कुल वहां है। और आपको 4 घंटे वहां बैठना है और आपको पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है। ऑनलाइन के अंदर तो क्या होता है, मोबाइल आपके पास में, लाइब्रेरी में आप चले जाओ, आराम से वाईफाई आपको मिल जाएगा, गाने लगे हुए। कोई कहने वाला नहीं है। इसमें यदि आपके संस्कार अच्छे हैं, यदि आपका डेडिकेशन है, यदि आपका समर्पण है, बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे माँ बाप के सपने को साकार करना है, वो बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ लेगा। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर 15 घंटा लाइब्रेरी में बिताता सर है बच्चे। 99 रुपए के कोर्स के अंदर मैं पढ़ करके टीचर बन गया, मैं कांस्टेबल में लग गया, वो भी बड़ी बात है। मैं कई बार जनरली क्या करता हूँ प्रेम जी, चलते समय लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर क्या चल रहा है। किसी उन्हें लाइब्रेरी के आपके खुद की लाइब्रेरी सबसे पहले आपने बनाई थी? नहीं, लाइब्रेरी बाड़मेर नहीं में। बनाई, अभी तक नहीं बनाई। अच्छा। लाइब्रेरी नहीं बनाई। लेकिन बाड़मेर में ये संस्कृति ज्यादा है। अब तो पूरे राजस्थान में हो गई और गांव गांव के हो गए। सरकार ने तो पंचायतों को अब दे दिया बजट, या पंचायत स्तर पे बामासा आगे आ रहे हैं, बामासा आगे सरकारी आ- स्कूलों में बन रही है। बिल्कुल लाइब्रेरी बनाओ, अच्छा है, लाइब्रेरी होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लाइब्रेरी ऐसी लगा के कुर्सी वाली लाइब्रेरी है या उसमें किताबें होनी चाहिए, नहीं, किताबें होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, किताबें नोट्स होने चाहिए, और मॉनिटरिंग करने वाला टीचर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं देखता हूँ लाइब्रेरी के अंदर जाकर के वाईफाई फ्री है, डाटा, बच्चे देख करके मोबाइल के अंदर कुछ भी ऐसे जैसे नाटक देख रहे हो, मान लो सपोज करो, या फिर आईपीएल गेम देख रहे हो, इससे इससे क्या फायदा? बर्बादी का बर्बादी का। जो भी मॉनिटरिंग करने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारी। कि आप चेक करो इनको, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले आपको पता है प्रेम जी, ऐसा लाइब्रेरी टाइप सिस्टम पहले हुआ करता। मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर टीचर होगा तो करेगा। अगर आप व्यावसायिक लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो उनके तो सीटें फुल होनी चाहिए, करेगा कौन? आप वो बताइए। तो हमारे कोचिंग वालों के लिए भी कहते हैं ना, हाँ। कोचिंग के 2 उद्देश्य होते हैं, हाँ। एक तो होता है सिलेक्शन, एक होता है कलेक्शन। हाँ। अभी यदि कोचिंग वाला कलेक्शन के भरोसे बैठ गया है तो उसका तो विद्यार्थी से कोई मतलब नहीं, उसको तो पैसे चाहिए। वो 10 दिन में ये सोच लेगा अपनी पूरी फीस आ गई है तो हाँ आ गई। कलेक्शन वाला तो ये सोचेगा, सिलेक्शन वाला ये सोचेगा कि नहीं मुझे इनका सिलेक्शन करवाना। आप कौन से वाले? मैं तो सिलेक्शन वाले में, मैंने कलेक्शन पे कभी ध्यान नहीं दिया। कितने सिलेक्शन करवा दिए फिर सिलेक्शन वाले हैं तो आप? हजारों में हो गए, हजारों के कब अंदर से कब तक, मतलब ये आज तक कब शुरुआत की और आज तक? 2011 से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो हुए हैं कांस्टेबल के हुए, उसके बाद अध्यापक भर्ती के हुए, पटवार, ग्राम सेवक, जन। अब तो ऑनलाइन आ गया तो आप उसको तो अलग ही रखें, बाकी ऑफलाइन के अंदर ही आंकड़ा हजारों में पहुंच। तो शिक्षा मंत्री बाड़मेर के आप? हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता, इतनी हाँ। सारी बात तो नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ ये पुण्य का कार्य है, इससे मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापार के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन मैंने सही व्यापार को चुना है। मुझे वो पल अच्छा लगता है कि जब एक गरीब बाप का बेटा सिलेक्शन लेके आता है और उसके पिताजी जब आते हैं और ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो जूते बाहर उतार करके आते हैं और वो आकर के पैरों में, बुजुर्ग व्यक्ति प्रणाम करते वो हैं। एहसान चुका तब अपने मैं बेटे कहता की हूं, शिक्षा। तब मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। आप सही। देखो इंसान, गलतियां तो देखो इंसान है, हो जाती है, भगवान तो है नहीं, लेकिन वो जब मैं देखता हूं मुझे लगता है कि अपन पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन बाड़मेर के संदर्भ में तो स्थिति ठीक है, लेकिन शिक्षा माफिया तो आपको भी बोलते हैं। हाँ। कोचिंग वालों को लोग तो कहते हैं शिक्षा माफिया है। हालांकि बाड़मेर के संदर्भ में ये नियम लागू नहीं हो रहा, ठीक स्थिति है। नहीं, बाकी तो आप बताइए। हमारे कोचिंग वालों को कोचिंग माफिया कहते हैं। कोचिंग माफिया कहते हैं। कई बार न्यूज आती है कोचिंग माफिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में 99 रुपए में माफिया, या वास्तव में लूटते हैं आप लोग? नहीं, वास्तव में अगर देखा जाए ना तो ये माफिया है, तब माफिया शब्द का यूज कर रहे हैं। माफिया यूं है कि आप यदि विद्यार्थी की भावनाओं को नहीं समझ रहे, उनके इमोशन के साथ में खेल रहे हो। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, राजस्थान से अच्छा इलाज गुजरात में है। आप क्यों वहीं दवाई, और यहाँ पर भी दवाई गुजरात की यहाँ ला करके बेच दो, गुजरात की मशीनें यहाँ लगवा दो, लेकिन नहीं, वहां दवाई से ज्यादा डॉक्टर के जो व्यवहार है
बड़ा मजा आता है उसका जो व्यवहार है। ये व्यवहार कोचिंग माफियाओं का विद्यार्थियों के प्रति नहीं है। विद्यार्थी का हित नहीं सोचा जा रहा है, लाखों की फीस ली जा रही है, अपने मतलब से मतलब रखे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब भी जरूरत आप उसी लाइन में होकर के कर रहे हो, ये आपके नाराज हो जाएंगे लोग। नहीं, 7 इसी बार लाइन में अंदर आप हैं और बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 7 बार नाराज हो ना, नाराज हो तो आप ऐसा काम करो मत। मैंने ऐसी कई चीजें कोचिंग वालों की जो डायरेक्टर उनकी देखी कि वास्तव के अंदर उनका नैतिक पतन है, नैतिकता का उनका पतन हो चुका है, वे कोचिंग चला रहे। आपके भाव बढ़ा रहे टीचर, मैंने सुना है। हाँ, टीचर ब्लैकमेल कर रहे हैं, बीच में छोड़ दिया, बैच छोड़ दिया, अगले वाले ने कहा कि यहाँ मैं 5,000 ज्यादा दे रहा हूँ। ये ऐसा असंभव है ये या ऐसे सुन रहे हैं? कोचिंग में प्रेम जी जोड़ तोड़ तो संभव है, और जोड़ तोड़ टीचर का क्या नैतिक कर्तव्य आप बताओ। कोचिंग वाला तो करता होगा, लेकिन जो टीचर ले रहा है, जिसने एक बैच पढ़ा दिया, आधा कोर्स करवा दिया, उसके बीच में अगर वो भाग जाता है स्वार्थ के लिए, तो मैं एक तो ये मोरल ड्यूटी कैसी है? इसके लिए एक मारवाड़ी में एक दोहा बोलूंगा हाँ कि हंसलार तू सरवर मत छोड़ जे, ज्यो ज्यो जल खारा होए, हाँ छिलर छिलर भटकता थने भला न केवे कोई। कि हंस, अगर यहाँ का जल खारा है, हो सकता है मेरी कोचिंग में कभी बैच कम पड़ रही हो, तो किसी फैकल्टी की तनख्वाह जो मान लो किसी को ₹1,00,000 दे रहे, तो उसको 50,000 रुपए देंगे। 50,000 रुपए जब उसको मिले ना, यदि वो उछल कूद करने लग जाए, ज्यो ज्यो जल खारा होए, चिलर चिलर भटकता था, न भला न कहवे कोई। आज इस जगह, कल उस कोचिंग में, परसों उस कोचिंग में, ऐसे करने वाले शिक्षकों का पतन हो गया। आज उन शिक्षकों आप इनको गलत मानते हैं? मैं क्या, बच्चे भी गलत मानते। बच्चे ये सोचते हैं कि ये शिक्षक वो है, ये 2 रुपए दिए तो भाग जाएगा, ये उस प्रकार